नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बातचीत हमारी जारी थी और जो शेष भाग है उसको हम यहाँ पूरा कर लेते हैं। एक तो चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के और उनके समकालीन फाहियान की यात्रा का जिक्र कर लेते हैं। फाहियान के वर्णन को यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्होंने भारत के संदर्भ में किस तरह का वर्णन किया है। तो पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के। तो सबसे पहली बात तो ये कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो पहले शासक स्वीकार किए जाते हैं जिनके समय में स्वर्ण के साथ साथ चांदी के सिक्के भी चले। हालांकि अब नई खोजों में ये आया है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का भी एक चांदी का सिक्का मिल गया है। फिर भी आज भी इतिहास के एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर चंद्रगुप्त सेकंड ही माना जाता है कि चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए गुप्त काल में, तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है। इसके अलावा इनके तांबे के सिक्के भी प्राप्त होते हैं और कहीं ना कहीं गुप्त काल के पतन का काल, गुप्त साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी चंद्रगुप्त सेकंड के समय से ही हमें देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड के जो इम्पोर्टेंट सिक्के हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ज़्यादातर बार तो यही पूछा जाता है कौन सा चलाया कौन सा नहीं चलाया, और हमें समुद्रगुप्त जितने डिटेल की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कौन कौन से प्रकार के सिक्के चलाए इन्होंने। सबसे पहले ध्वजधारी प्रकार, दूसरे धनुर्धारी प्रकार, तीसरे छत्रधारी प्रकार, चौथे अश्वारोही प्रकार, पांचवें सिंह निहंता प्रकार, छठे पर्यंक प्रकार, सातवें पर्यंक दंपत्ति प्रकार और आठवें चक्र विक्रम प्रकार। अब कभी कभी लगता है स्टूडेंट्स को कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है। अगर इसको हम ब्रीफ करेंगे और थोड़ा सा समराइज करके एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कोई बड़ा अपने को ऐसा मुद्दा लगेगा ही नहीं। समुद्रगुप्त के सिक्के आपको अलग ही उसकी छवि बनाते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा पर्यंक प्रकार के सिक्के किसने चलाए, अब हम डिस्कस ही नहीं करके जाएंगे। या चक्र विक्रम प्रकार डिफरेंट है, ये किसने चलाए, अगर ये हम डिस्कशन ही नहीं करके जाएंगे तो निश्चित मानिए कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो एक बार भी अगर प्रॉपरली देखेंगे, उसे कंपेयर कर लेंगे पहले वाले सिक्कों से तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के सिक्के हैं। सबसे पहला है ध्वजधारी प्रकार। आपको याद होगा समुद्रगुप्त के भी ध्वजधारी, दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के थे सबसे पहले बेसिक सिक्के। उसी तरह के सिक्के इन्होंने चलाए हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कॉमन है, ये समुद्रगुप्त ने भी इस तरह का सिक्का चलाया तो ये कॉमन है, तो ज़्यादा इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं। दूसरा धनुर्धारी प्रकार। धनुर्धारी प्रकार क्या था कि राजा धनुष धारण किए हुए प्रदर्शित किया गया है सिक्के पर। इस तरह के सिक्के भी समुद्रगुप्त ने चलाए थे, तो ये भी कॉमन हो गया। इसमें भी आपको कुछ याद नहीं करना है और ये आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त सेकंड के सबसे ज़्यादा सिक्के यही प्राप्त हैं, सर्वाधिक संख्या में प्राप्त, सर्वाधिक संख्या में प्राप्त। आपको पता होना चाहिए कि बयाना से बड़ी संख्या में, बयाना भरतपुर से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के सबसे ज़्यादा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कौन से हैं? वो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के हैं। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे प्रकार पर। ध्वजधारी, धनुर्धारी, छत्रधारी मिलता जुलता है। तीसरा है छत्रधारी प्रकार। इस छत्रधारी प्रकार के सिक्के में क्या है कि एक राजा है। राजा कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड है। और उसके पास एक बौना व्यक्ति है जो एक छाता या छत्र लेकर
खड़ा है, छत्र लेकर खड़ा है, राजा पर शेड करने की कोशिश कर रहा है, छाया करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का कुछ सिक्का वहाँ देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, देखते हैं चित्रों में भी देखते हैं कि राजा के ऊपर छाया करने के लिए छत्र किया जाता था। तो उसी छत्र का यहाँ पर चित्रांकन सिक्के पर हमें देखने को मिलता है और ये छत्रधारी प्रकार के सिक्के कहलाते हैं। और आपको बता दें यही वो सिक्के भी हैं जहाँ पर विक्रमादित्य भी अंकित है। चंद्रगुप्त सेकंड की सबसे प्रसिद्ध उपाधि जो है विक्रमादित्य, वो भी छत्रधारी प्रकार के सिक्के पर अंकित है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कि छत्र धारण किए हुए बोना व्यक्ति है, बस ये ध्यान रखिए कि विक्रमादित्य यहाँ पर अंकित है। अब चलते हैं अश्वारोही प्रकार के सिक्के। आपको ध्यान होगा समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे। अब बहुत निश्चित सी बात है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाएंगे। ये अश्वमेध नहीं करा रहे हैं तो ये कौन से चलाएंगे? कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। ये अश्वारोही प्रकार के सिक्के चलाएंगे, अर्थात घोड़े पर राजा, घोड़े पर बैठा हुआ राजा यहाँ पर प्रदर्शित होगा। और बहुत सिंपल सा कि अश्वारोही प्रकार के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए। नेक्स्ट देखिए सिंह निहंता प्रकार। ये बहुत अच्छा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सिंह निहंता प्रकार के सिक्कों की तुलना समुद्रगुप्त के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों से कीजिए आप। ठीक है, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के कौन से थे कि जहाँ पर राजा एक बाघ को मारते हुए प्रदर्शित किया गया और उसमें मकर वाहिनी गंगा, अर्थात गंगा के क्षेत्र में बाघों के क्षेत्र को जीतने की वजह से व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। और यहाँ पर सिंहों के क्षेत्र को जीतने की वजह से चंद्रगुप्त सेकंड कौन से सिक्के चलाएंगे? तो सिंह निहंता प्रकार। मैं यहाँ पर इसको एक मैप के माध्यम से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए भारत का ये क्षेत्र और एक ये क्षेत्र, तो अलग अलग क्षेत्र हो गए। ये पूर्वी भारत हो गया, ये पश्चिमी भारत हो गया। इस पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, गंगा घाटी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए? तो समुद्रगुप्त। बताइए, सिंपल। और पश्चिम भाग में अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात सिंहों के लिए या शेरों के लिए प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में इन्होंने शकों को हराया था। और शकों को हराने की वजह से किसने हराया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया था, जिन्हें हम शकारी भी कहते हैं। तो ये कौन से सिक्के चलाएंगे? दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कर लें आप। पूर्वी क्षेत्र पर विजय की वजह से समुद्रगुप्त ने व्याघ्र हनन प्रकार के गंगा घाटी क्षेत्र में विजय के उपलक्ष्य में, और शकों को गुजरात क्षेत्र में हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन से सिक्के चलाए? तो सिंह निहंता प्रकार के सिक्के चलाए। और इस सिंह निहंता प्रकार का जो पृष्ठ भाग है, पीछे वाला जो भाग है, उस पर सिंह वाहिनी, जिसे इतिहासकार दुर्गा स्वीकार करते हैं, सिंह वाहिनी दुर्गा का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए सिंह वाहिनी दुर्गा का चित्रांकन किन सिक्कों पर? सिंह निहंता प्रकार। ठीक है, और मकर वाहिनी गंगा का, मकर वाहिनी गंगा का चित्रांकन समुद्रगुप्त के किन सिक्कों पर मिलता है? तो व्याघ्र हनन प्रकार का। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसी की जीरोक्स है, ये उसी की फोटोकॉपी है, उसी से आपको तुलनात्मक अध्ययन इसका करना है, तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो लगभग कॉमन चल रहा है। अब नई चीज़ आ गई, और नई चीज़ ये कि राजा पलंग पर बैठे। राजा पलंग पर बैठे, पर्यंक प्रकार का मतलब क्या है? राजा पलंग पर बैठे। पर्यंक माने होता है पलंग संस्कृत में, और जब पलंग पर बैठे हैं तो उसका चित्रांकन जिन सिक्कों पर होगा उसे पर्यंक प्रकार के सिक्के कहा जाएगा। इसी के साथ पर्यंक दंपति प्रकार तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ राजा है, राजा के साथ उनकी रानी भी है, और वो अगर पलंग पर बैठे हैं, इस तरह का चित्रांकन है, तो इसे पर्यंक दंपति प्रकार के सिक्के कहा जाता है, जिसमें राजा अपनी रानी को कुछ भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कोई गोल वस्तु या कुछ वस्तु भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की बात प्राप्त होती है पुस्तकों में। तो आपको ध्यान रखना है राजा रानी को कुछ भेंट कर रहे हैं, क्योंकि दंपत्ति एक जगह, आपको ये भी ध्यान आ जाएगा। राजा रानी प्रकार के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाए। राजा रानी प्रकार के दूसरे सिक्के जहाँ पर स्पष्ट रूप से पलंग पर राजा और रानी का चित्रांकन एक साथ आपको देखने को मिल रहा है, तो वो चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, तो पर्यंक प्रकार के सिक्के किसने चलाए? मोटे तौर पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त सेकेंड ने। और लास्ट, चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पकड़ के रखिए, क्योंकि एक तो नाम ही डिफरेंट है, इस पे चक्र विक्रम लिखा हुआ है। चक्र विक्रम प्रकार के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? चक्र विक्रम लिखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ये विक्रम विक्रमादित्य ही है, यहीं से अटैच कर लीजिए कि विक्रम क्या है? विक्रमादित्य है। और यहाँ पर जो चित्रांकन है वहाँ यहाँ विष्णु के द्वारा राजा को 3 गोल वस्तुएं, अब पता नहीं इतने छोटे सिक्के पर किस तरह से ये लोग देख लेते हैं, इतिहासकार बहुत मेहनत करते हैं, पूरा तत्वविज्ञ, तो राजा को 3 गोल वस्तुएं प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पहचान लिया है, और इस सिक्के को क्या कहा जाता है? चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का कहा जाता है। और विक्रम से विक्रमादित्य आप अटैच कर लेंगे, किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड का है। ठीक, बहुत सिंपली। इसके अलावा आपको बता दिया, ये सारे तो स्वर्ण सिक्के हो गए, चांदी के सिक्के भी चंद्रगुप्त सेकंड के सबसे पहले देखने को मिलते हैं, और तांबे के सिक्के रामगुप्त के, और उसके बाद अब चंद्रगुप्त सेकंड के भी, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड के भी तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप देख लेंगे। ध्वजधारी समुद्रगुप्त के समान, धनुर्धारी सबसे ज़्यादा संख्या में, छत्रधारी पे विक्रमादित्य है, अश्वारोही कोई खास बात नहीं, घोड़े पर बैठे हुए राजा, सिंह नियंता को कंपेयर किया है मैंने, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ग्रैस्प करेंगे, पर्यंक प्रकार के, और उसके बाद चक्र विक्रम प्रकार के। विक्रम का मतलब विक्रमादित्य, और यहीं से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के हैं। ठीक, अब लास्ट बातचीत कर लेते हैं फाइयान के वर्णन के बारे में। देखिए, फाइयान, चीनी यात्री फाइयान, पुस्तक फो को की, पुस्तक का नाम फो को की। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बौद्ध राजतंत्रों के वृतांत। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? फो को की का बौद्ध राजतंत्रों के वृतांत। फै से फै याद रखना है। टाइमिंग इसकी मिलती है 399 से 414 ईस्वी भारत में। कुल मिलाकर ये, हालांकि आपको 15 वर्ष लग रहे होंगे, कंप्लीट में प्रश्न पूछा जाता है तो 14 वर्ष की यात्रा स्वीकार की जाती है। और इनके बारे में ये माना जाता है कि ये थल मार्ग से आए और जल मार्ग से वापसी की। ये भी क्वेश्चन है कि थल मार्ग से कौन आया, जल मार्ग से वापसी की, तो थल मार्ग से आया फाइयान और इन्होंने जल मार्ग से वापसी की। अब फाइयान के वर्णन को हम डिटेल करते हैं। देखिए, इन्होंने क्या कहा, मैं कुछ फैक्ट्स की बात कर लेता हूँ और उन फैक्ट्स को ही करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने कहा कि भारत ब्राह्मणों का देश है। ठीक है, ब्राह्मणों का देश है, यहाँ से बात शुरू करें। ब्राह्मणों का देश क्यों कहा? क्योंकि गुप्त काल के शासन में आपको पता लग जाएगा कि वर्ण व्यवस्था में किसका महत्व सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हिंदू धर्म के हैं। गुप्त काल के शासक किस धर्म को मान रहे हैं? हिंदू को। और हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थिति में कौन है? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ठीक है, तो पहले तो बात ये कि ब्राह्मणों का देश कहा इन्होंने। दूसरा, इन्होंने चांडालों के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। भारतीय जातियों का वर्णन है जिसमें चांडालों का वर्णन फेमस है इनका। चांडाल कौन होते हैं आपको बताएं? शूद्र पिता और ब्राह्मण माता। ब्राह्मण
माता से उत्पन्न जो संतान होती थी, जो सबसे निम्न कोटि का एक संबंध स्वीकार किया जाता था कि शूद्र पिता और ब्राह्मण माता है, उनसे उत्पन्न संतान क्या होगी, वो चांडाल एक जाति होती थी, चांडाल कहलाती थी। और इन चांडालों का वर्णन करते हुए फाहियान ये कहते हैं कि ये चांडाल जो है ये शमशान के पास रहा करते थे, शवों को जलाते थे, मांस खाते थे, और जब नगर में प्रवेश करते थे, अस्पृश्यता की स्थिति इन्होंने बताई है कि जब नगर में प्रवेश करते थे तो लकड़ी की फट्टियां बजाते हुए आते थे, लकड़ी के टुकड़ों को बजाते हुए आते थे ताकि इनकी छाया किसी और पर ना पड़ जाए। इस तरह का वर्णन किसने किया है चांडालों के बारे में, तो किसने किया है, फाहियान ने किया है। ठीक है, तो इस तरह का सामाजिक वर्णन आपको देखने को मिलता है, किसके द्वारा, फाहियान के द्वारा। बात करते हैं इन्होंने राज व्यवस्था के बारे में क्या बातचीत कही। इन्होंने ये कहा कि जो आर्थिक जीवन है वो अच्छा था, और इतना अच्छा था कि जिस समय में ये शासन कर रहे हैं, जिस समय में फाहियान यात्रा कर रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड का समय है, उस समय व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी कि लोग घरों के बाहर ताले नहीं लगाते थे। शासन व्यवस्था इतनी अच्छी कि घरों के बाहर ताले नहीं लगाते। ये किसका वर्णन है, ये है फाहियान का वर्णन। परंतु यहाँ आपको विशेष बात ये ध्यान रखनी है, यद्यपि राजा का नाम प्राप्त नहीं, राजा का नाम प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फाहियान के वर्णन में कहीं पर भी चंद्रगुप्त सेकंड का नाम हमें प्राप्त नहीं होता। फिर भी ये कह रहे हैं कि घरों के बाहर ताले नहीं लगाते। अब इस बात को अगर हम डिस्कस करें तो क्या ये बात सही लगती है? सही स्थिति तो ये है कि ऐसा तब संभव है जब कठोर दंड व्यवस्था हो। हालांकि फाहियान खुद कहते हैं कि कम कठोर दंड थे, कम कठोर दंड की बात करते हैं, केवल आर्थिक दंड, केवल आर्थिक दंड थे, इस तरह का उल्लेख फाहियान करते हैं। अब आप सोचिए, अगर बहुत कठोर दंड होते, जब तो आप ताले की कुंडी भी मत लगाइए, परंतु अगर आप दंड कठोर नहीं रखेंगे, कम कठोर दंड होंगे, तो ऐसी स्थिति में ताले नहीं लगाते होंगे लोग, ऐसा संभव नहीं है। फाहियान का वर्णन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और गुप्तकाल की स्थिति का कहीं अतिशय वर्णन दिखता है कि ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, क्योंकि जब कम कठोर दंड होंगे तो चोरियां होंगी, निश्चित होंगी, और ऐसा कहना कि ताले नहीं लगाते थे तो ये बात कहीं उचित नहीं लगती है। पर इन्होंने कहा है तो आपको मान लेना है किसका वर्णन है, ये ध्यान रखना है किसका वर्णन है। घरों के बाहर लोग ताले नहीं लगाते, कम कठोर दंड व्यवस्था है, प्राय आर्थिक दंड ही दिए जाते थे, ये फाहियान ने वर्णन किया है। इसके अलावा अगर हम फाहियान के वर्णन को देखें तो उन्होंने ये कहा है कि गुप्त काल में लोग सामान्य व्यापार जो करते थे, जन सामान्य का जो स्थानीय व्यापार होता था, सामान्य स्थानीय व्यापार, वो कोड़ियों के माध्यम से होता था। अर्थात आप सब्जी खरीद रहे हैं या छोटा मोटा जो ट्रांजैक्शन अपन लोग करते हैं, वो सारा ये कहते हैं कि स्थानीय व्यापार किस माध्यम से होता था, कोड़ियों के माध्यम से होता था। आप लोग जानते हैं गुप्त काल में जो मूल मुद्राओं की बात करें तो दीनार नाम की स्वर्ण मुद्राएं थी, रूपक या रुयक नाम की आपको चांदी की मुद्राएं देखने को मिलती हैं। परंतु स्थानीय व्यापार की बात करते हुए फाहियान कहते हैं कि व्यापार किस माध्यम से होता था, कोड़ियों के माध्यम से होता था। इसके अलावा इनका बौद्ध धर्म के प्रति बड़ा अटैचमेंट दिखाई देता है। ये माना जाता है कि इन्होंने पाटलिपुत्र में लगभग 3 वर्ष तक संस्कृत सीखी है, में 3 वर्ष तक रहे हैं, संस्कृत सीखी है। और संस्कृत सीखने का मतलब यहाँ पर यह है कि संस्कृत का ज्ञान तो इन्हें हुआ ही है, यहाँ पर संस्कृत में जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको भी ये पढ़ लेना चाहते थे, बड़ा इनको क्रेज़ था इस चीज़ का। तो ये भी, और इसके साथ इन्होंने वर्णन किया है और ये कहा है कि यदि मैं अगले जन्म में बौद्ध बनूँ, यदि अगला जन्म हो और उसमें क्या हो, बौद्ध हों, तो ये मगध में जन्म लें, इस तरह की इनकी आकांक्षा दिखाई देती है। ध्यान रखना है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि किस चीनी यात्री ने यह संकल्पना या यह कल्पना व्यक्त की है कि अगली बार वो जब वो जन्म लें बौद्ध धर्म में तो उनका जन्म मगध में हो। ठीक है, ये किसने कहा, तो ये फाहियान ने कहा। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें फाहियान के वर्णन को, तो इस व्यक्ति के वर्णन में
जो पहले के कुछ नगर है उनके पतन की कहानी भी या उनके पतन की स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि इनका जो मूल वर्णन है वो मध्य देश को लेकर है, और इस मध्य देश का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि अब कपिलवस्तु जैसे नगर जो हैं वो पतन की अवस्था में चले गए। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है किस क्षेत्र का वर्णन मुख्यतः किया है, मध्य देश का किया है, और ये कहते हैं कि कपिलवस्तु जैसे नगर जो थे वो अब पतन की ओर चले गए, इस तरह का उल्लेख इन्होंने किया है। कुल मिलाकर बात यह है कि इनका जो वर्णन है वो ये बताता है कि कपिलवस्तु और गया का भी उल्लेख किया है। मैं दोनों नाम ले लूँ एक साथ, कपिलवस्तु और गया ये दोनों ही क्षेत्र पतन की ओर चले गए। ये वर्णन किस चीनी यात्री का है, तो इनका है, फाहियान का है। फाहियान के वर्णन में हमें ये और देखने को मिलता है कि ये बड़े एक्सपीरियंस्ड राइटर रहे हैं। इन्होंने 30 देशों का, लगभग 30 देशों का भ्रमण किया है। और जब आप 30 देशों का भ्रमण करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो नॉलेज है वो बड़ी अपडेट हो जाती है। आप बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित रहे, आपने इतना सारा वृत्तांत, क्योंकि नाम से पता लगता है बौद्ध राजतंत्रों के वृत्तांत को आपने अपनी लेखनी में स्थान दिया, तो ये सारा का सारा वर्णन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक लास्ट बातचीत मैं इनके बारे में और कर लूँ, इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर प्रेस्क्राइब की है, हालांकि राजा का नाम ये नहीं ले पाए, परंतु ये कहा है कि भारत में इस समय निःशुल्क चिकित्सालय थे। निःशुल्क चिकित्सालय की बात भी फाहियान के द्वारा की गई है। तो हम इस सारी बातचीत को एक बार में समेटने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने भारत के बारे में क्या कहा। देखिए, ब्राह्मणों का देश है, गुप्तकाल ब्राह्मणों का क्षेत्र था, उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था। चांडालों की दुर्दशा को इन्होंने बताया, जब ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा तो चांडालों की स्थिति खराब होगी, बिल्कुल स्पष्ट है, कनेक्ट होता है ये। इसके बाद आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर बताई गई है, हालांकि स्थानीय व्यापार कोड़ियों के माध्यम से होता है, परंतु चोरी चकारी की जो स्थितियां हैं वो नहीं है, क्योंकि ताले नहीं लगाते हैं। कठोर दंड व्यवस्था नहीं है, मौर्य काल में कठोर दंड व्यवस्था थी, यहाँ नहीं है, उल्टा हो गया। और यही कारण माना जाता है कि जिससे गुप्त साम्राज्य पतन की ओर चला गया, अत्यंत विकेंद्रीकरण और कम कठोर दंड व्यवस्था के कारण। तो ये कम कठोर दंड व्यवस्था, आर्थिक दंड दिए जाते थे, और इन्होंने बौद्ध होने के बारे में अपने आप को प्रमाणित किया है। और साथ में पहले जो बौद्ध स्थल, प्रसिद्ध स्थल थे कपिलवस्तु और गया, उनके पतन का जिक्र किया है। और 30 देशों का भ्रमण करते हुए ये इतना डिटेल करते हैं, परंतु राजा का नाम इन्होंने भारत में नहीं लिया है। जो भी मगध का मुख्य राजा है चंद्रगुप्त सेकंड, उसका नाम इन्होंने नहीं लिया है। और उनकी शासन व्यवस्था में ये श्रेष्ठता बताई है कि निःशुल्क चिकित्सालय की सुविधा भी इस समय प्राप्त थी। ठीक है, इसके अलावा इनका टाइमिंग पूछ लिया जाता है, कब से कब तक रहे, 399 से 414, और थल मार्ग से आए, जल मार्ग से चले गए। तो ये सारा फाहियान का वर्णन आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी एक लाइन पिक करके पूछेगा कि किस यात्री का वर्णन था या फाहियान ने इनमें से कौन सी बात नहीं कही थी। ठीक है, तो ये भी आप कंप्लीट कर लें। और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमारी बातचीत को हम विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुमारगुप्त फर्स्ट का जिक्र करेंगे, फिर स्कंदगुप्त, और फिर कुछ राजाओं की बात करते हुए मौर्य गुप्त काल के प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।